आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैं डॉक्टर आबिद सुहेल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस, डेटाबेस सिस्टम्स, लेक्चर 11। आज के लेक्चर में जो टॉपिक कवर होंगे उसमें सबसे पहला टॉपिक है क्रिएशन ऑफ सब स्कीमास यूजिंग व्यूज। उसमें वी विल कवर द एसक्यूएल व्यूज एंड इंडेक्सेस, एसक्यूएल इंडेक्सेस। लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, मैं थोड़ा सा आपको उसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं कि लास्ट लेक्चर में हमने एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स का पढ़ा था। एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, डेटाबेसेस के अंदर जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो हम यूज करते हैं फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ बिजनेस रूल्स, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ बिजनेस रूल्स। सो वन बिजनेस रूल इज दिस: अ स्टूडेंट having a unique ID cannot be repeated, have a unique ID. So this rule is implemented using the primary key. A student, if registered in BCS, he will get degree from the Department of Computer Science, so he will be considered as a Department of Computer Science student. So the student is referred using foreign key टू द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो इस तरीके से और भी कॉन्स्टेंट थे जिसमें हमने प्राइमरी की देखा, नॉट नल देखा, यूनिक देखा, हमने फॉरेन की देखा, हमने चेक कॉन्स्टेंट देखा, हमने डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट देखा। एक लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे के सामने एक असाइनमेंट टाइप का क्वेश्चन पुट किया था जिसका मैं आपको जवाब दे दूं। लिसन स्टूडेंट्स, मेरा क्वेश्चन ये था, इफ आई कैन रिपीट दैट क्वेश्चन, कि जी वो क्वेश्चन हमारा ऐसे था कि मैंने आप लोगों को ये कहा था कि आप लोगों ने जो है वो ये डिटरमिन करना है कि जो फॉरेन की है आपकी, उस फॉरेन की के अंदर जब आप मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए जब आप डिक्लेयर करते हैं एज ए उसको फॉरेन की। तो मैं वो पीपीटीज ओपन कर लेता हूँ ताकि आपके सामने वो क्वेश्चन नज़र आ जाए और मैं उस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी उसका आंसर ढूंढ लिया होगा। ये सेल्फ असाइनमेंट थी। कैन अदर देन प्राइमरी की नॉन की यूज्ड एज ए फॉरेन की? द आंसर इज यस। कैंडिडेट की ऑफ द टेबल कैन बी यूज्ड एज ए रेफरेंस की। अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको शो कराऊं तो यहाँ पर जब हमने फॉरेन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने वहां पर ये बताया था, एट्रीब्यूट सेट ऑफ एट्रीब्यूट रिलेशन मैचेस द कैंडिडेट की ऑफ सम रिलेशन। सो कैंडिडेट की, और कैंडिडेट की के लिए आपको पता है रिक्वायरमेंट क्या होती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उसकी कि वो यूनिक हो। हाउ टू ड्रॉप ए वैल्यू ऑफ, तो ऊपर मैंने इसमें ये कहा था कि जी आपने अगर पेरेंट में भी और चाइल्ड में भी उस वैल्यूज को डिलीट करना है तो एक तो तरीका आपको मैंने लास्ट लेक्चर में दिखाया था कि पहले चाइल्ड में जाके सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दें, फिर आप पेरेंट्स में जाके डिलीट करें। दूसरा तरीका ये है, कैस्केडिंग का एक ऑपरेटर होता है, कैस्केड का ऑपरेटर यूज करते हुए आप उसके जितने भी चाइल्ड होंगे वो भी जब पेरेंट्स से डिलीट करेंगे तो कैस्केड का ऑपरेटर जो है उसके चाइल्ड में भी वो डिलीट कर देगा। और मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है फॉरेन की के लिए वो आपकी यूनिक है कि कम से कम उसमें यूनिकनेस होनी चाहिए। अगर वो यूनिक नहीं है की तो वो एज ए रेफरेंस की यूज नहीं हो सकती, सीक्वल सर्वर उस पर एरर दे देगा। तो ये आपकी जो असाइनमेंट थी उसका मैंने आंसर आपको दे दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर जो है हमारा वो फोकस करता है ऑन सब स्कीमास पे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एस्टेब्लिश किया था कि सब स्कीमास का मतलब ये होता है कि आप लोग जो है अपनी एक्सेस को जो है वो फॉर ए सर्टेन ग्रुप ऑफ यूजर्स लिमिटाइज करते हैं, और ये लिमिटाइजेशन आप करते हैं यूजिंग दी व्यू। अभी हमने पिछले लेक्चर्स में बात की टेबल की। टेबल को हमने कहा कि टेबल जो है वो रिलेशन है, और रिलेशन किस लिए है कि उसके अंदर जो है आप सर्टेन प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं। वो प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिलेशन की प्रॉपर्टीज होती हैं, तो एक टेबल रिलेशन बन जाता है। अ व्यू इज अ वर्चुअल रिलेशन। व्यू एक वर्चुअल रिलेशन है, सो रियल नहीं एग्जिस्ट करता, और वन दैट डज नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट बट डायनामिकली डिराइव्ड।
कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय परफॉर्मिंग द ऑपरेशंस सच एज सेलेक्ट, प्रोजेक्ट, ज्वाइन, जो भी आपके सिलेक्शन के ऑपरेशंस हैं, आप उन ऑपरेशंस को यूज करके आप व्यूज को क्रिएट कर सकते हैं ऑन वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग बेस रिलेशन। तो यहां पर दो चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, एक है बेस रिलेशन, एक है व्यू। बेस रिलेशन क्या है? A name relation corresponding to an entity in a conceptual schema whose tuples are physically stored in a database. So base relation contains the physical storage of data. So data जिन टेबल्स के अंदर फिजिकली स्टोर्ड होता है, जब आप क्यूरी करते हैं तो डेटा जिन टेबल से रिट्राइव होकर आता है उनको हम बेस रिलेशंस कहते हैं, व्यूज। A dynamic result of one or more relational operation operating on the base relation to produce another one. So आपके सामने मैं एक डायग्राम शो करता हूं, ये वाली डायग्राम। तो ये आपके सामने है बेस रिलेशन, जिसके बारे में मैंने अभी कहा कि a name relation corresponding to an entity in a conceptual schema whose tuple are physically stored in a database. So in this base relation, the tuples are physically stored, and here is a view. This one is a view. User is interacting with this view. ये view है। अब बेस रिलेशन में आपने क्या किया? बेस रिलेशन एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, ठीक है, एक भी हो सकता है, आपके मल्टीपल भी हो सकते हैं बेस रिलेशन। सो ये मल्टीपल बेस रिलेशन से आपका एक व्यू बना हुआ है। व्यू क्या है? अ डायनामिक रिजल्ट, एक डायनामिक रिजल्ट को शो करेगा, स्टैटिक नहीं होंगे, डायनामिक रिजल्ट होंगे। वन और मोर रिलेशनल ऑपरेशंस ऑपरेटिंग ऑन द रिलेशंस टू प्रोड्यूस अनदर। सो हमें यहां पर इन टेबल से, ये दो टेबल्स हैं जिनको हम रिलेशन कह रहे हैं, इनसे जो क्राइटेरिया आपने व्यू कर रखा होगा, जो इस यूजर ग्रुप के लिए आप सब स्कीमा डिफाइन करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको वो रिजल्ट्स शो करेगा। सो पर्पस क्या है इन व्यूज का? पहला पर्पस लिखा हुआ है, provides a powerful and flexible security mechanism by hiding the part of database from a certain users. बात हम ये कर रहे हैं कि आपके डेटाबेसेस के अंदर बहुत सारा डेटा स्टोर होता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डेटा स्टोर होता है। एक सर्टन ग्रुप ऑफ यूजर्स के लिए आप एक सर्टन डेटा जो है वो अवेलेबल करते हैं, भाई आपको ये वाला डेटा का पार्ट अवेलेबल है। फॉर इंस्टेंस हम ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स को हम रिजल्ट एंटर करना, असाइनमेंट क्विज़ेस के मार्क्स एंटर करना, अटेंडेंस एंटर करने की एक्सेस नहीं देते, तो ये वाला हिस्सा हम उनसे हाइड कर लेते हैं। तो ठीक है, तो हम प्रॉपरली जिसको जो एक्सेस देनी है हम वो एक्सेस देंगे। परमिट्स यूजर एक्सेस इन अ वे दैट इज कस्टमाइज्ड टू इट्स नीड, जो उसको एक्सेस देनी है, जो उसकी नीड की अकॉर्डिंगली है, हम वो एक्सेस उसको प्रोवाइड करेंगे। सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशंस, कि आपके डेटाबेसेस के अंदर कुछ ऑपरेशंस होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। फॉर इंस्टेंस एवरेज निकालने का, कि जी सारे साल की एवरेज निकाल के दो, इस दफा एवरेज परफॉर्मेंस कितनी रही। सो इसके लिए हम बजाय कि उनको बेस रिलेशंस में हम इंप्लीमेंट करें, हम एक व्यूज बना लेते हैं, व्यूज के थ्रू हम एक्सेस करते हैं। डिजाइन टू सपोर्ट द एक्सटर्नल मोड, ये इसका मेजर पॉइंट है। सो ये जो एक्सटर्नल स्कीमा है ये डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे होते हैं एक्सटर्नल स्कीमा को। सो इसीलिए इनको डिजाइन भी इसलिए किया जाता है कि ये जो एक्सटर्नल यूजर इससे कनेक्ट हो रहा है, ये उसको एक्सेस या उसको फैसिलिटेट करें। The last point is, and very important point, is the logical independence. So if the change in the conceptual schema can be immune by the external schema, this is logical independence. तो ये व्यूज जो होते हैं वो आपको लॉजिकल इंडिपेंडेंस देते हैं। सो व्यूज को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है फॉर द रिपोर्टिंग पर्पस, कि जब यूजर को रिपोर्ट्स निकालनी होती है। इंसर्शन, डिलीशन ऑपरेशन के लिए हम व्यूज को यूज नहीं करते हैं। व्यूज आर बेसिकली यूज फॉर द सिलेक्शन। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। इस एग्जांपल के अंदर हमने एक टेबल क्रिएट किया हुआ, ये कस्टमर का टेबल है। इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, पहले कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री, और इसके अंदर डिफरेंट आपके पास जो हैं वो क्या नाम है, अपने मल्टीपल जो है आपके पास इसमें रिकॉर्ड्स हैं। अब हमने क्या करना है, हम कहते हैं हमारे पास एक यूजर है जिसको हम सिर्फ एक्सेस देना चाहते हैं कि जी वो कस्टमर
जो कि ब्राज़ील से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट नेम उनको दिखाएं, उनकी जो है वो कस्टमर मतलब जो उसका आपका सिटी है वो भी ना दिखाए, सिर्फ कस्टमर का नेम दिखाए, उसको कॉन्टैक्ट एड्रेस ना दिखाए, एड्रेस ना दिखाए, कंट्री ना दिखाए, पोस्टल कोड ना दिखाए, सिटी ना दिखाए, एड्रेस ना दिखाए, कॉन्टैक्ट नेम और कस्टमर नेम, ये सिर्फ 2 फील्ड्स उसको हमने शो करानी है बस। तो इसके लिए क्रिएट व्यू का सिंटैक्स लिखा हुआ है, क्रिएट व्यू ब्राजील कस्टमर्स। अब ब्राजील कस्टमर्स हमने व्यू का नाम लिखा है, ये व्यू का नाम है, टेबल का नाम नहीं है। अब ये स्टेटमेंट है, ये क्रिएट व्यू की DDL स्टेटमेंट है क्रिएट व्यू की। अब आगे एज का हमने कीवर्ड यूज किया, सेलेक्ट कस्टमर नेम। अब ये जो स्टेटमेंट है ये अब जा रही है टुवर्ड्स बेस टेबल। ये आपके पास ऊपर जो हमने बनाया था, टेबल बनाया था जिसको हम व्यू कह रहे थे, ये व्यू की स्टेटमेंट थी। अब हम जा रहे हैं बेस टेबल से क्या डेटा लेके आए, सेलेक्ट कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम। अब 2 चीजें हमें चाहिए थी, कस्टमर नेम और कॉन्टैक्ट नेम। ये 2 चीजें हमने उसको एट्रीब्यूट में दे दी, यही सिर्फ सेलेक्ट करके लाएगा। फ्रॉम कस्टमर, ये कस्टमर का टेबल है जो कि इसका बेस टेबल है, और वेयर का क्लॉज है, वेयर कंट्री इज इक्वल टू ब्राजील। अब इस क्राइटेरिया पे हमारे पास ये नो रिकॉर्ड आते हैं, ये हमने नो रिकॉर्ड्स, इसमें से कुछ चंक्स आपको दिखाया गया है, ये रिकॉर्ड्स हैं, नो रिकॉर्ड्स आते हैं जब हम सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ब्राजील कस्टमर करेंगे। एक्चुअल टेबल के अंदर में भी 15, 20, 40 या 90 रिकॉर्ड पड़े होंगे, लेकिन इस क्राइटेरिया पे जो कंट्री ब्राजील है उस पर नो रिकॉर्ड्स आते हैं, तो आपको ये इस तरीके से व्यूज नो रिकॉर्ड दिखाता है। सो इट मीन्स के ये जो हमने बात की कि जी वो कस्टमाइज व्यू देता है नीड्स के अकॉर्डिंगली, तो ये आपको यहां पर नजर आ गया। और एक्सटर्नल जहां पर मॉडल है उसको सपोर्ट करने के लिए लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस के लिए यूज होता है। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ व्यूज। व्यूज जो है नॉर्मली जो आप यूज करते हैं वो आप सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ये 2 कॉमनली यूज होते हैं आपके पास, इनलाइंड व्यूज, और इनलाइंड व्यूज भी यूज होते हैं, मटेरियलाइज्ड व्यू भी आपके यूज होते हैं। 4 टाइप के व्यूज हैं, हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। 4 टाइप के व्यूज क्या है। सिंपल व्यू, अ व्यू बेस्ड ऑन ओनली अ सिंगल टेबल विच डज नॉट कंटेन ग्रुप बाय क्लॉज और एनी अदर फंक्शन, कि उसके अंदर ग्रुप बाय क्लॉज भी नहीं है और कोई फंक्शन भी नहीं होता, ये सिंपल व्यू है। दूसरे नंबर पे आपके पास है कॉम्प्लेक्स व्यू, A view based on multiple table which contains group by clause and functions, उसके अंदर functions भी होंगे, एवरेज का होगा, उसके अंदर मैक्सिमम का हो सकता है, मिनिमम का हो सकता है, जो सीक्वल के फंक्शंस है वो भी हो सकते हैं। ग्रुप बाय क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज बेसिकली यूज होता है कि बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, वो फॉर इंस्टेंस मैंने कहा कि जी कंट्री वाइज मुझे पाकिस्तान के सिटीजन का डेटा दिखाओ, सिटी वाइज दिखाओ, तो ये जो सिटी वाइज कंट्री वाइड है ये ग्रुप बाय है कि जी सर्टेन ग्रुप को आप उसकी एवरेज बताएं कि पाकिस्तान के लाहौर के लोग कितने पॉपुलेटेड हैं और कितने मुल्तान के पॉपुलेटेड हैं, तो ये ग्रुप बाय क्लॉज से हम उसको डिफाइन करते हैं। सो ग्रुप बाय क्लॉज बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं जब हम डेटा के डिफरेंट ग्रुप्स को डिटरमिन करते हैं कि बेस्ड ऑन सम सिटी, सम क्राइटेरिया, सिटी स्टूडेंट की जेंडर की बेस पे या उनके हॉस्टल है, नॉन हॉस्टल, कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है जिसकी बेस पे हम उनको ग्रुप बाय कर सकते हैं। इनलाइन व्यू, अब व्यू बेस्ड ऑन द सब क्यूरी। अब सब क्यूरी क्या होती है ये आप लैब में पढ़ेंगे। ज्वाइंस जब आप करते हैं टेबल्स को तो उसका अल्टरनेटिव सब क्यूरी यूज होती है। सब क्यूरी का मतलब ये होता है किसी और टेबल से डेटा वो लेके आती है और फिर उसको मैच करती है आपकी एक और 2 सेलेक्ट की स्टेटमेंट होती है सब क्यूरी के अंदर, फ्रॉम ए क्लास दैट सब क्यूरी क्रिएट्स ए टेम्परेरी टेबल एंड सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स क्यूरीज, और कॉम्प्लेक्स क्यूरी को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसके लिए इनलाइन व्यूज यूज होते हैं। लास्ट व्यूज जो है इन 3 व्यूज के अंदर डेटा जो होता है वो नहीं होता। ये जो चौथे व्यूज हैं जिनको मटेरियलाइज्ड व्यू कहते हैं, नॉर्मली ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस के अंदर यूज होते हैं। अ व्यू दैट स्टोर्स द डेफिनेशन एज वेल एज द डेटा, तो इसके अंदर फिजिकल डेटा आपका स्टोर होता है मटेरियलाइज्ड व्यू के अंदर। इट क्रिएट्स अ रेप्लिका, रेप्लिका ये होता है कि जी उसी आपकी जो डेटा है उसका एक स्नैपशॉट बना लिया जाता है, स्नैपशॉट बिल्कुल उसका एज इट स्नैपशॉट बना लिया जाता है। ये कहां पर यूज होता है इस पे भी हम बात करेंगे आगे। अभी पहले सिंपल व्यू को आप देख लो, ये देखें जी सिंपल व्यू है, जैसे अभी हमने क्रिएट किया था कि हमने एक वेयर का क्लॉज डाला, उसके अंदर हमने एक डिफरेंट कंडीशन बताई। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्रिएट व्यू एम्प्लॉय व्यू एज सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी नेम, एम्प्लॉय आईडी नेम, और हमने डिपार्टमेंट आईडी, सैलरी, हमने ये 4 लिखे। यहाँ पर मिस्टेक है, ये 4 लिखे हुए हैं। फ्रॉम एम्प्लॉय, ये आपके पास एम्प्लॉय बेस टेबल है,
वेयर डिपार्टमेंट इज आईडी इज इक्वल टू जो टू डिपार्टमेंट की आईडी है, 3 रिकॉर्ड्स हैं, 3 रिकॉर्ड्स आपके यहां पर आ गए। सो ये आपके पास सिंपल व्यू है। उसके बाद हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स व्यू की तरफ। कॉम्प्लेक्स व्यू को हमने क्रिएट किया, क्रिएट व्यू एम्प्लॉय व्यू एज डिपार्टमेंट आईडी और उसकी एवरेज, डिपार्टमेंट आईडी और उसकी एवरेज ऑफ सैलरी। अब ये फंक्शन यूज हो रहा है जिसकी वजह से हम इसके कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। फ्रॉम इंप्लॉयज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। अब डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट 1 के जितने एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी को सब करके और उसका एवरेज निकाल के आपको ये देगा। तो ये आपके पास है कॉम्प्लेक्स व्यू। डिफरेंशिएट कर लें आप सिंपल व्यू को, कॉम्प्लेक्स व्यू को। नंबर ऑफ टेबल्स 1 है, 1 और मोर है। कंटेनिंग फीचर्स नो फंक्शंस, इसके अंदर कोई फंक्शंस नहीं है। और कॉम्प्लेक्स व्यू के अंदर फंक्शंस होते हैं। ग्रुप बाय का सिंपल व्यू में नहीं होता है, इसके अंदर ग्रुप बाय होता है। डीएमएल थॉरो व्यू, इसमें यस है, इसमें नॉट अलाउड। फीचर्स क्या है इसके, सिंपल व्यू है, ये आपका कॉम्प्लेक्स व्यूज है। इनलाइन व्यूज जस्ट लाइक आपके कॉम्प्लेक्स व्यूज, ये भी उसी टाइप का व्यू है जिसके अंदर एन इनलाइन व्यू इज सिलेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ क्लॉज from another select statement sub query to create a temporary table that could be referred by the select statement। तो यहां पर जब आप सब क्यूरी यूज करते हैं, ये जो सब क्यूरी के लिए टेबल बनता है ये भी एक वर्चुअल टेबल होता है, फिर इस टेबल को इसके जरिए मैच करते हैं, तो इनको हम इनलाइंड व्यू कहते हैं। इनलाइंड व्यू को नॉर्मली जब आप सब क्यूरी यूज करते हैं तो उस वक्त ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं, और ये आप जो है क्रिएट करते हैं, इसको आप अपने स्कीमा का हिस्सा नहीं बनाते इन अ सेंस कि ये ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ क्यूरी ही क्रिएट होते हैं, और जब एग्जीक्यूशन ऑफ क्यूरी खत्म होती है तो ये आपके व्यूज खत्म हो जाते हैं। इनको हम इनलाइन व्यू कहते हैं। तो इनका यूज नहीं है आपको, ये खुद ब खुद सीक्वल बनाता है और खुद इनको डिस्ट्रॉय करता है। आखिरी व्यूज, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है इनका। हम आखिरी लेक्चर्स में जब परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो मैं वहां पर बात करूंगा कि रेप्लिका क्या होता है। रेप्लिका मैटेरियलाइज्ड व्यू से बनता है। मैटेरियलाइज्ड व्यू रेप्लिकेट द रिट्राइव्ड डाटा फिजिकली। दिस रेप्लिकेटेड डाटा कैन बी रीयूज्ड विदाउट एग्जीक्यूटिंग द व्यू अगेन। तो ये उसी का हम एक रेप्लिका बना लेते हैं। एक बेस टेबल वो भी फिजिकल होता है, जो व्यू होता है वो भी फिजिकल होता है। दिस टाइप ऑफ टेबल आर नोन एज स्नैपशॉट्स। ये टेबल स्नैपशॉट्स कहलाते हैं। मटेरियलाइज्ड व्यू रिड्यूसेस द प्रोसेसिंग टाइम टू रीजनरेट द होल डाटा। इट हेल्प्स रिमोट यूजर टू रेप्लिकेट डाटा लोकली एंड इंप्रूव द क्यूरी परफॉर्मेंस। ये बड़े इसके बेनिफिट्स हैं कि जो आपके पास एक और रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, एक और स्टोरेज आ जाती है सेम टेबल की। द चैलेंज जो है सिंक्रोनाइजेशन का चैलेंज, सिंक्रोनाइजेशन का चैलेंज ये है कि एक जो आपका बेस टेबल है वो भी फिजिकल है और दूसरा जो आपका व्यू है वो भी फिजिकल है। अगर व्यू आपका वर्चुअल है तो उसके अंदर डेटा नहीं है, सिर्फ मेटा डेटा है, ठीक है। तो जो चेंज आपकी टेबल में होती है जब वो क्यूरी एग्जीक्यूट होती है दोबारा कंप्यूटेशन होती है। क्या होती है? दोबारा कंप्यूटेशन होती है। कंप्यूटेशन का मतलब ये है कि जब भी हम व्यू से कोई डेटा एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, फॉर इंस्टेंस आपने पीछे यहां पर ये व्यू देखा जहां पर वो इन रिकॉर्ड्स को एवरेज सैलरीज को कैलकुलेट कर रहा है, बेस टेबल के अंदर कोई और इंप्लॉय आ जाता है डिपार्टमेंट 3 से, तो इस व्यू के अंदर ये जो इंप्लॉय व्यू इसके अंदर डेटा नहीं है, तो रन टाइम पे इसको वो निकाल के आपको दिखाएगा। लेकिन मटेरियलाइज्ड व्यू में ये होता है कि जो आपने व्यू बनाया हुआ है उसके अंदर डेटा है। अब जो यूजर क्यूरी करता है मटेरियलाइज्ड व्यू से, वो बेस टेबल से क्यूरी नहीं करता, वो आपका जो व्यू होता है उससे क्यूरी करता है, डेटा उससे लेता है। अब मसला सिंक्रोनाइजेशन का ये है कि जी बेस टेबल के अंदर अगर कोई नया रिकॉर्ड आ गया है, तो नया चेंज आ गया है, तो आपने उस चेंज को कब जो है अपने डेटा के अंदर मूव करना है। तो ये मटेरियलाइज्ड व्यू है। इसका मैं आपको थोड़ा सा अभी सीक्वल मेरे पास अभी चल रहा है, सीक्वल सर्वर। सीक्वल नॉर्मली हम सीक्वल सर्वर को कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट का। इसके अंदर एक ऑप्शन होगी, मैं आपको अगर दिखा सकूं तो ये देखें, ये रेप्लिकेशन है। अब ये रेप्लिकेशन के अंदर लोकल पब्लिकेशन, लोकल सब्सक्रिप्शन, तो ये जो अगर आप इसको मैनेज करना चाहते हैं रेप्लिकेशंस को, तो आप इस तरीके से रेप्लिकेशंस को, एक तरीका आपके पास ये है, आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। बाकी ये देखें यहां पर व्यूज हैं, ये सिस्टम व्यूज हैं, ठीक है। और आप अगर व्यू क्रिएट करना चाहते हैं, कोई भी व्यू क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहां से आप न्यू व्यू कर सकते हैं। ये आपके पास एक ऐसा कंसोल है जहां से आप, फॉर इंस्टेंस मेरे पास एक टेबल है, पर्सन का टेबल है। अब पर्सन का टेबल ये मुझे नजर आ गया।
अब मैं इसका एक जो है वो बनाता हूं आपके सामने कि जी किस तरीके से हम इसका एक व्यू बनाते हैं। अब टेबल हो गया, व्यूज हो गया। अब व्यूज में मैं इसको क्रिएट करके यहां पर इसको बना सकता हूं। एक आपके पास तरीका ये है कि जहां से आपने विजिट के थ्रू बना लिया, दूसरा तरीका है क्यूरी के थ्रू। हम क्यूरी के थ्रू व्यू बनाते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जी जो टेबल एग्जिस्ट करता है वो कौन सा टेबल है, बेस टेबल। सबसे पहले आपको बेस टेबल को देखना है। मैं ये देखता हूं कि मैंने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्सन का। पर्सन के अंदर पर्सन आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, ये 3 एट्रीब्यूट। डेटा नहीं है अभी इसमें, ठीक है। अब मैं क्रिएट व्यू की ये वाली क्यूरी एग्जीक्यूट करता हूं तो मेरे पास सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गई, कमांड सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब मैं इसके अंदर सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्सन करता हूं तो ये मेरे पास रिकॉर्ड्स आते हैं। जब सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्सन आईडी करूंगा तो ये एक फील्ड आएगा पर्सन आईडी, क्योंकि इसके अंदर सिलेक्ट मैंने सिर्फ पर्सन आईडी को किया हुआ है। तो इस तरीके से आप व्यू को क्रिएट कर सकते हैं। जब आप किसी भी व्यू को क्रिएट करेंगे तो आपके टेबल्स के साथ जो व्यूज का सेक्शन होगा वहां पर आपके व्यूज क्रिएट हो जाएंगे आपके, और आपको पता चल जाएगा कि इस टेबल के साथ कौन कौन से व्यूज अटैच हैं। आपके पास ये ऑर्डर का टेबल है और ये आपके पास कस्टमर का टेबल है, ये आपके पास पर्सन का टेबल है। तो पर्सन के टेबल में आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आप ड्रॉप करना चाहते हैं व्यू को तो हम इस तरीके से ड्रॉप व्यू की क्यूरी एग्जीक्यूट करते हैं तो व्यू ड्रॉप हो जाता है। जब मैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्सन व्यू करूंगा तो ये एरर देगा कि जी पर्सन व्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये मैं अगेन क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूं, मैंने अगेन किया तो पर्सन व्यू क्रिएट हो गया। ये दोबारा मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये पर्सन व्यू के अकॉर्डिंगली जो भी डेटा होगा वो आपके सामने आ जाएगा। सो इस तरीके से हमने व्यूज को क्रिएट किया। अब मटेरियलाइज्ड व्यू जो होते हैं वो आपके फिजिकली क्रिएट होते हैं। व्यू एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है, जबकि मटेरियलाइज्ड व्यू भी लॉजिकल स्ट्रक्चर है लेकिन उसके साथ डेटा फिजिकली स्टोर्ड है। जबकि सिंपल व्यूज में आपके पास डेटा स्टोर्ड नहीं होता, वो सिर्फ रिट्रीवल के लिए यूज होते हैं। और दूसरे नंबर पे आपके पास जो है डेटा एक्सेस इज स्लोअर एज कंपैरिजन टू मटेरियलाइज्ड व्यू। डेटा एक्सेस फास्टर इसलिए कि आपके पास फिजिकल डाटा है। जब आपके पास फिजिकल डाटा है तो ऑब्वियसली आपकी एक्सेस फास्टर होगी। व्यूज आर जनरली यूज्ड टू रिस्ट्रिक्ट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। मटेरियलाइज्ड व्यूज आर यूज्ड इन द डेटा वेयरहाउसेस। डेटा वेयरहाउसेस में यूज होते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस के अंदर जहां पर आपने एक्सेस की फ्रीक्वेंसी, सेलेक्ट की परफॉर्मेंस, अगेन मैं बता रहा हूं सिलेक्ट की परफॉर्मेंस इनहेंस करनी होती है, वहां पर आप मटेरियलाइज्ड व्यू यूज करते हैं। अदरवाइज आप सिंपल व्यू से भी जो है वहां पर अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ व्यू: व्यूज कैन बी यूटिलाइज्ड एज ए सबसेट ऑफ एक्चुअल डेटा टू परफॉर्म द सर्च एंड ऑपरेशन। आपके पास सबसेट आ गया, आपके पास एक छोटा स्कीमा आ गया। इट हेल्प्स टू प्रोवाइड एन एब्स्ट्रैक्ट टू वेरियस यूजर टू हाइड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ यूजर हु इज एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम what table, or for example a user have permission to access a particular column of the data rather than whole table। जिस तरीके से मैंने एक टेबल के अंदर एक कॉलम की एक्सेस दे दी। It can help us simplifying the complex queries into the simpler one. It also simplifies the data access from multiple join tables। आपके पास बार बार ज्वाइन की स्टेटमेंट नहीं लगानी पड़ती, एक ही टेबल होता है, उसके अंदर मेटा डेटा स्टोर्ड होता है और वो आपको वहां से एक्सेस दे देता है। It can be used as the aggregated table using the group by operations। group by operations आप इसमें जो कॉम्प्लेक्स व्यू में आप यूज करते हैं तो उसके तरीके से आप एग्रीगेट टेबल जो आपके ऑपरेशंस होते हैं या ग्रुप बाय के हैं, एवरेज के हैं, मिनिमम मैक्सिमम के कोई भी ऑपरेशंस हैं। व्यूज कैन बी यूज्ड फॉर द सिक्योरिटी पर्पस और एंड एडिंग द एक्स्ट्रा वैल्यू फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। इट डज नॉट होल्ड एनी स्पेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इनकी स्पेस कोई नहीं होती, सिर्फ मेटा डेटा होता है। इट ओनली डिफाइंस द डेटा डिक्शनरी, नॉट दी कॉपी ऑफ एक्चुअल डेटा। ये एक्चुअल डेटा की कॉपी नहीं होते, लेकिन ये बात सिर्फ जो आपके पास सिंपल और कॉम्प्लेक्स व्यू है। इनलाइन व्यू तो आपके बनते हैं और टेबल के साथ खत्म हो जाते हैं, जो सब क्यूरी में यूज होते हैं। सिंपल और कॉम्प्लेक्स व्यू के अंदर आपकी डेटा नहीं होता, इनलाइन के अंदर भी डेटा आपका नहीं होता। जो आपके वो भी एक टेम्परेरी सा टेबल बनता है और उसके बाद जो आपके पास मटेरियलाइज्ड व्यू है उनके अंदर डेटा होता है। सो व्यूज जो है बेसिकली यूज होते हैं विदाउट डेटा। अब अगला टॉपिक जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका सिलेक्ट से एसोसिएटेड है, इंडेक्स। मैंने वहां पर बताया था कि आप एक इंडेक्स की बना लेते हैं। अब इंडेक्सिंग है क्या? एन इंडेक्स इज अ स्कीमा ऑब्जेक्ट। ये एक स्कीमा का ऑब्जेक्ट है। इट इज यूज्ड बाय द सर्वर टू स्पीड अप द रिट्रीवल ऑफ द रोज हैविंग द पॉइंटर IO। इनपुट आउटपुट जो आपके ऑपरेशंस होते हैं उनको
कम करने के लिए, आपके लिए डेटा की एक्सेस को बढ़ाने के लिए, स्पीड अप करने के लिए इंडेक्सेस यूज होते हैं, ठीक है। एंड इंडेक्स हेल्प टू स्पीड अप द सिलेक्ट क्यूरीज एंड वेयर क्लॉजेस, इट स्लो डाउन द डेटा। लेकिन इसका नुकसान ये है कि जब आप सेलेक्ट को इंप्रूव करने के लिए जाते हैं तो आपके इंसर्शन और ऑपरेशन स्टेटमेंट्स जो हैं उनके अंदर आपकी एक्सेस जो है वो रिलेटिवली स्लो हो जाती है। इंडेक्सेस कैन बी क्रिएटेड और ड्रॉप्ड विद नो इफेक्ट ऑन द डेटा, ये फिजिकली ऑर्गेनाइज करने के लिए होते हैं। सो अगर मैं डिफाइन करूं तो इंडेक्सेस आर यूज्ड टू फिजिकली ऑर्गेनाइज द डेटा, हाउ द डेटा इज फिजिकली ऑर्गेनाइज्ड इन द डेटाबेसेस इन द DBMS, तो ये इंडेक्सेस है। तो डेटा पे इनका कोई इफेक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू रेफर ऑल पेजेस इन द बुक that discuss a certain topic, you first refer the index which list all the topics alphabetically and then refer to some more specific way. So if you want to access some specific topic where is the chapter 11, you first see the index, from the index you get the page number and then you went to the page number and find the actual article. So the indexing actually provides the environment of select operator to find the actual place of data where the data is stored physically. So where the data is stored physically, this is defined by the index. So see here, आपका जो इंडेक्स होता है वो इस तरीके से डेटा को ऑर्गेनाइज करता है। आपके पास एक ट्री स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास रूट है एंड देन डिफरेंट नोड्स हैं एंड देन प्रीवियस नोड्स हैं। सो अगर आप डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं तो आपने उसमें बाइनरी सर्च ट्री पढ़ा होगा, आपने उसमें और AVL ट्री पढ़ा होगा और इसकी डिफरेंट ट्रीज पढ़े होंगे। सो बेसिकली कोई एक डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं इंडेक्सेस कि डेटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। दो इसके टाइप्स होती है, एक आपके पास क्लस्टर्ड इंडेक्स है और दूसरे नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स है। क्लस्टर्ड इंडेक्स, अ क्लस्टर्ड इंडेक्स डिफाइंस द ऑर्डर इन विच द डेटा इज फिजिकली स्टोर्ड इन ए टेबल। ये आपका जो है फिजिकली डेटा कैसे स्टोर होगा, फिजिकल स्टोरेज। मतलब फर्क आप देख लें, यहां पर आपका जो क्लस्टर है, जो आपका क्लस्टर्ड इंडेक्स है वो आपका फिजिकली बता रहा है डेटा। जैसे यहां पर आप देखें ना इस टेबल के अंदर, तो आपके पास ये डेटा स्पेसिफिकली जाके किस प्रॉपर नोड पे स्टोर होगा, तो क्लस्टर्ड इंडेक्स नोड को रेफर करेगा। टेबल दैट कैन बी स्टोर्ड इन ओनली वे, देयरफॉर देयर कैन बी वन क्लस्टर्ड इंडेक्स पर टेबल। हर क्लस्टर टेबल के लिए एक क्लस्टर्ड इंडेक्स होगा, मल्टीपल नहीं होंगे। सो आप या तो आईडीज के थ्रू डेटा को स्टोर कर सकेंगे या नेम के थ्रू स्टोर कर सकेंगे, मल्टीपल आप इंडेक्स नहीं लगा सकेंगे। इन एसक्यूएल सर्वर द प्राइमरी की कांस्टेंट ऑटोमेटिकली, अगर आप इंडेक्स नहीं देते तो प्राइमरी की जो होती है आपकी ऑटोमेटिकली जो है वो क्लस्टर्ड इंडेक्स बन जाती है, तो पर्टिकुलर कॉलम वो प्राइमरी की बेस पे आपके डेटा को ऑर्गेनाइज कर देता है। अब आप कहते हैं कि जी क्या ये ठीक है, सिर्फ प्राइमरी की बेस पे उसको कर देना चाहिए या ये गलत है? तो इसके लिए मैं आपको यही कहूंगा कि ये जो आपका मैकेनिज्म है कि जी आप सिर्फ प्राइमरी की पे इंडेक्स लगाएं, ये किसी लिहाज से कन्वीनियंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फॉर इंस्टेंस, जरा ये बात आप गौर से सुने कि आप देखते ये हैं कि जी आपकी एक्सेस क्यूरी मतलब सेलेक्ट के बाद आप जो क्लॉज में लिखते हैं सेलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। अब ये जो स्टूडेंट नेम है, या आप स्टूडेंट आईडी के थ्रू ज्यादा सर्च करते हैं, स्टूडेंट नेम के थ्रू ज्यादा सर्च करते हैं। अगर आपका इंडेक्स होगा स्टूडेंट आईडी की बेस पे तो आप नेम के थ्रू सर्च करेंगे तो आपकी सर्चिंग इतनी एफिशिएंट नहीं होगी, फिर आपको नॉन क्लस्टर्ड यूज करने पड़ेंगे जहां पर आप आईडी और नेम दोनों के जरिए उसको इंडेक्स को बनाएं। लेकिन क्लस्टर्ड में आपको ये चीज देखनी होगी कि आपकी क्यूरी जो है, एक्सेस की क्यूरी, वो पर्टिकुलरली किस एट्रीब्यूट पे आती है। जिस एट्रीब्यूट पे आती है आप उस एट्रीब्यूट को जो है क्लस्टर्ड इंडेक्स बना लेंगे। अ नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स डज नॉट सॉर्ट फिजिकली डेटा इनसाइड द टेबल। नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स जो होते हैं वो डेटा को फिजिकली सॉर्ट नहीं करते। इनफैक्ट ए नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स इज स्टोर्ड that one place of the table that is stored another place. In fact, a non-clustered index is stored at one place and table data is sorted another place. कि डेटा और जगह पर होता है और उसका इंडेक्स और जगह पर होता है। मतलब वो जैसे है, एग्जांपल मैं अभी टेक्स्ट बुक की बताता हूँ, इज सिमिलर टू द टेक्स्ट बुक वेयर द बुक कंटेंट इज लोकेटेड ऑन वन प्लेस एंड द इंडेक्स इज लोकेटेड एन अदर पेज। सो अब सबसे पहले आप देखते हैं तो इंडेक्स के लिए अलग से पेजेस होते हैं, देन यू सी आगे उसका टेक्स्ट आता है। सो क्लस्टर्ड इंडेक्स के अंदर ऐसा नहीं है। नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स के अंदर अलग से इसका पूरे का पूरा इंडेक्स बनता है और उसमें मल्टीपल इंडेक्स। दिस अलाउ फॉर मोर देन वन नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स है। ग्रुप आप कर सकते हैं, आप आईडीज के अंदर नेम के जरिए
ऑर्गेनाइज कर लें, जेंडर के अंदर नेम के जरिए ऑर्गेनाइज कर लें, तो नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स इस तरीके से आपके बिहेव करते हैं। सो आप एक तरीका आपके पास ये होता है कि आप जिस टेबल को ओपन करते हैं उस टेबल के अंदर न्यू इंडेक्स और क्लस्टर्ड नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स, और आपके पास ये ऑप्शन आती है जहां से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। आप या अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो थ्रू क्यूरी भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सी कि आप किस तरीके से क्यूरी के थ्रू क्रिएट करते हैं। ये देखें, ये आपके पास एक टेबल है, मैंने इस टेबल को क्रिएट किया हुआ है। आपके पास ये टेबल है कस्टमर 1 के नाम से, मैं एक नया टेबल क्रिएट करता हूँ। ये देखें, ये कस्टमर क्रिएट टेबल कस्टमर 1, ठीक है, आईडी इनिट nvarchar, लास्ट नेम nvarchar, सिटी nvarchar 40, और इस तरीके से इसमें कांस्टेंट प्राइमरी की का लगाया आईडी और आइडेंटिटी। ये देखिए ये आइडेंटिटी, ये मैंने आइडेंटिटी दी और मैं इसको क्रिएट करता हूँ। ये देखिए मैंने इसको क्रिएट कर दिया, एग्जीक्यूट किया। सो मेरे ख्याल में ये टेबल पहले से एग्जिस्ट करता है, तो मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ। एरर, इसमें एरर ये आ रहा है, वो कह रहा है कि ये जो कांस्टेंट है कस्टमर नेम ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो मैंने इसका कस्टमर 2 पीके कस्टमर 2 करके अब एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब ये आपकी जो है कमांड एग्जीक्यूट हो गई। मैं इसको चेक कर लेता हूँ, _3 के नाम से जो है वो टेबल आपका _2 के नाम से आपका टेबल क्रिएट हो गया। तो ये सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, ये आपके सामने टेबल क्रिएट हो गया। तो मैं इसको डेटाबेसेस हैं इनको मैं कर लेता हूँ रिफ़्रेश, और फिर मैं देखता हूँ कि क्या ये टेबल क्रिएट हो गया। डेटाबेसेस में आए, एग्जाम्पल डेटा और टेबल्स में जब हम आए तो यहाँ पर हमने देखा कि ये मास्टर के अंदर क्रिएट हुआ है। हम इसको यहाँ से एग्जाम्पल टेबल सेलेक्ट करते हैं, क्रिएट टेबल 2 मैं अगेन क्रिएट करता हूँ और इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं फ्रेश किया, डेटाबेसेस, एग्जाम्पल टेबल्स, ये देखिए कस्टमर 2 DBO आ गया। अब जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पर एक बार देखेंगे इंडेक्सेस का, तो ये देखें यहाँ पर इसकी जो प्राइमरी की है इस पर क्लस्टर्ड इंडेक्स लगा हुआ है। अब मैं एक और क्यूरी ट्राई करता हूँ, लेट मी ट्राई दिस क्यूरी, क्रिएट क्लस्टर्ड इंडेक्स clustered index name on customer 2। तो ये कस्टमर 2 का टेबल एग्जिस्ट नहीं करता, इसका नाम है _2 है। ये देखिए मैंने इसको क्रिएट किया। ये अब ये देखिए कैन नॉट क्रिएट मोर देन 1 क्लस्टर्ड इंडेक्स। ऑलरेडी उसने प्राइमरी की को, ये देखें ये यहाँ पर उसने क्रिएट कर दिया है इसको, इंडेक्स को, ये देखें, ठीक है, ये क्लस्टर्ड इंडेक्स है। तो वो कह रहा है कि जी आप एक से ज्यादा क्लस्टर्ड इंडेक्स इस पे क्रिएट नहीं कर सकते। लेट मी रिमूव दिस क्लस्टर्ड इंडेक्स स्टेटमेंट एंड देन आई एग्जीक्यूट दिस वन। अब ये एग्जीक्यूट हो गया कि आप एक से ज्यादा क्लस्टर्ड इंडेक्स नहीं लगा सकते। तो नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स, अब ये होगा कि ये इसके अंदर नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स आपके ऐड हो जाएंगे। अब अगर मैं इस डेटाबेसेस को दोबारा से ओपन करता हूँ, ये एग्जाम्पल डेटाबेसेस और एग्जाम्पल के अंदर टेबल्स, टेबल के अंदर कस्टमर 2 के अंदर आप इंडेक्स पे जाते हैं, तो ये देखें ये अब आपके पास ये हो गया क्लस्टर्ड इंडेक्स और ये हो गया नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स। अब नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स आप देखें कि नॉन यूनिक और नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स, ये दो आपके पास क्लस्टर्ड इंडेक्स हैं जो कि नेम पे लगाया, ये वाला जो मैंने क्रिएट किया। अब एक इस पे है, ये क्लस्टर्ड इंडेक्स है और ये नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स है। अगर आपको ये चीज क्लियरली समझ आ गई होगी तो आई होप सो कि इंडेक्सिंग आप थोड़ा सा क्लियरली समझ गए होंगे। सो यहां पर सिंटेक्स लिखा हुआ है, क्रिएट इंडेक्स ऑन table column, index is a name given to that index and table is the name of the table on which the index is created, column is the name of column on which it applied। so आप एक टेबल के अंदर क्लस्टर्ड इंडेक्स एक लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। अगर आप दो कीज पे लगाते हैं तो आपके पास वो नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स होगा। मैं इस क्यूरी को, ये जो यहाँ पर मैंने लिखी है, मैं इसको आपको स्लाइडों पे भी कॉपी कर देता हूँ ताकि अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ से क्लियर नहीं हुआ तो मे बी उसको स्लाइडों में ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो यहां पर मैंने किया
क्रिएट टेबल कस्टमर टू, इस टेबल को क्रिएट किया और इसकी पे आपकी जो प्राइमरी की जो है ऑटोमेटिकली ये क्लस्टर्ड इंडेक्स बन गई, ठीक है। और फिर मैंने इस पे क्रिएट इंडेक्स किया, पहले मैंने इसे क्रिएट क्लस्टर्ड इंडेक्स करने की कोशिश की, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम ये जो दो इसके एट्रीब्यूट हैं, तो इस पे उसने एरर दिया कि जी आप इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इस पे जो है ऑलरेडी एक क्लस्टर्ड इंडेक्स है। तो मैंने फिर इसको नॉन क्लस्टर्ड किया, तो इस तरीके से इंडेक्स आपका क्रिएट हो गया। तो मेरा ख्याल में आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। आज के लेक्चर को अगर मैं समराइज करूं तो आज हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं। एक हमने व्यूज़ को पढ़ा है, व्यूज़ के अंदर हमने बताया कि व्यूज़ जो होते हैं आपके वर्चुअल टेबल होते हैं, और वर्चुअल टेबल क्या होते हैं कि एक्चुअली वो आपकी एक्सेस प्रिविलेजेस को डिफाइन कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू यूजर ग्रुप्स, पहली चीज़ हो गई। सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, डेटा हाइडिंग प्रोवाइड करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को आसान करते हैं। तो व्यूज़ का ये आपका बेनिफिट है। तो व्यूज में एक और हमने व्यूज पढ़े, मटेरियलाइज्ड व्यू, जिसके अंदर हम कहते हैं कि रेप्लिका बनता है, रेप्लिकेशन बनती है, दैट इज अ स्नैपशॉट ऑफ योर डेटाबेस। और लेकिन उसका एक नुकसान आपको ये पता चला कि जो उसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन करनी पड़ती है, बेस टेबल के अंदर चेंज होती है, तो वो आपकी चेंज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर नहीं होती उस टेबल पे जो आपका मटेरियलाइज्ड टेबल होता है, तो उसके लिए आपको सिंक्रोनाइजेशन करनी पड़ती है। देन वी स्टार्टेड टूवर्ड्स द इंडेक्सेस। इंडेक्सेस के बारे में हमने बताया कि जो फिजिकली डेटा को सॉर्ट करना होता है, सॉर्ट किस तरीके से करते हैं, आप ऑर्गेनाइज करते हैं कि डेटा को एक्सेस आसान करने के लिए। दो टाइप्स हैं, क्लस्टर्ड नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग, और आपने दोनों में देखा कि जी क्लस्टर्ड इंडेक्स के अंदर आपका डेटा फिजिकली सॉर्ट होता है उसी बेस पे जिस क्राइटेरिया पे आप बताते हैं। तो क्राइटेरिया आप क्या डिफाइन करते हैं, जिस कॉलम पे आपकी एक्सेस की क्यूरी आएगी। अगर आप ये देखते हैं कि आपकी एक्सेस की क्यूरी मल्टीपल कॉलम पे आ रही है, तो बेहतर ये है कि नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स यूज करना है। और मैंने आपको सिंटेक्स बताया कि आपने किस तरीके से क्लस्टर्ड इंडेक्स और किस तरीके से नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स सिक्वल सर्वर में डिफाइन करना है। सो ये आज का लेक्चर था। आई होप कि जी आज का लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। दो हमने बड़े मेजर कॉन्सेप्ट जो डेटाबेसेस के पढ़े हैं, और अगले लेक्चर में हम बहुत ही जबरदस्त चीज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बेसिकली स्कीमा को डिजाइन करने के लिए यूज होता है। स्कीमा हम पहले दिन से बात करें, अभी हमने जो पढ़ा ये सारा एक्सटर्नल स्कीमा हमने पढ़ लिया, और हमने फिजिकल स्कीमा भी पढ़ लिया जो हमारा इंटरनल स्कीमा था। इंडेक्सेस यूज होते हैं एज इंटरनल स्कीमा, और आपके जो व्यूज हैं वो आपके यूज होते हैं एज एक्सटर्नल स्कीमा। तो दो स्कीमाज हमने आज कवर कर ली हैं। ये आपका कंसेप्चुअल स्कीमा है, इसको हम अगले लेक्चर से कवर करेंगे, क्योंकि ज्यादा आपकी डेटाबेस की परफॉर्मेंस सब चीजें आपकी कंसेप्चुअल स्कीमा पे बेस करती हैं। तो तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं आप लोगों से। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाजत में रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।